जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड इतिहास के चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। यह जो वीडियो है इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। बाकी 2 पार्ट का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग भारत के राष्ट्रवाद में मुख्य रूप से यहाँ पे असहयोग आंदोलन के बारे में ही पढ़ेंगे और कुछ हद तक हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें ब्रिटेन का विजय हुआ था, ये लोग जीत गए थे और इसके बाद तुर्की में जो ऑटोमन साम्राज्य था उसको पूर्णतः यहाँ से ख़त्म कर दिया गया था। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया था, उनको सत्ता से हटा दिया गया था। इससे मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक उच्च आयोग के अधीन कर दिया गया था और जो तुर्क है वो जो मित्र राष्ट्र जो जीता था ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब उसके अधीन में ये आ गया था। चूँकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं था। तो यहाँ पे जो ऑटोमन साम्राज्य का जो व्यक्ति है, जो तुर्की का राजा है, वो राजा के साथ साथ यहाँ पे खलीफा भी था और खलीफा मुस्लिम धर्म में सबसे ऊपर माना जाता है। और ऐसे में अगर खलीफा को पद से हटा दिया गया है तो ये पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए एक तरह से अपमान की बात थी। भारत को भी ये बात, जो भारत के यहाँ के मुसलमान थे उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है, इस दुर्व्यवहार को पसंद नहीं कर रहे थे। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखते थे। बताएं हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें अंग्रेज ये भी वादा किया था कि जब परिणाम आ जाएगा विश्व युद्ध का तो देश को वो आज़ाद कर देगा, यानी वो छोड़ के चला जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे ये विश्वासघात हो रहा था मुसलमानों के साथ में भी। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। तो यहाँ पे जब ब्रिटेन तुर्की के खलीफा को उसके पद से हटा देता है तो उसी के समर्थन में, उस खलीफा के समर्थन में उसको वापस पद पे लाने के लिए भारत के जो मुसलमान हैं वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन करते हैं, जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। तो ये आंदोलन यहाँ पे किया जाता है। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1919 में हुआ था, इसका भी समर्थन पाकर यह आंदोलन काफ़ी सशक्त हो गया था। तो जो खिलाफत आंदोलन है उसका गांधी जी भी सपोर्ट किए थे, वो भी इसके पक्ष में थे। उसके बाद जो कांग्रेस है वो भी अपने अमृतसर के मीटिंग में खिलाफत आंदोलन को सही बताया, उसका समर्थन दिया था, जिससे कि ये खिलाफत आंदोलन और बड़ा हो गया था। नवंबर 1919 में ही महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन चुके थे। तो 1919 में यहाँ गांधी जी इसका अध्यक्ष भी बन गए थे। इससे गांधी जी ने भी हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा। इससे एक फ़ायदा ये हो गया कि जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बटे हुए थे, जो मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा करके ऐसे जो बटे हुए थे, इनको जोड़ने का मौका मिल जाता है गांधी जी को। तो वो खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को एक में जोड़ने का काम करते हैं, उनमें एकता लाने का काम करते हैं। इस मौके का वो फ़ायदा उठाते हैं। खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्री मांग पत्र तैयार किया। अब जो खिलाफत आंदोलन जो कर रहे थे इसमें मुख्य रूप से थे मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई हैं, वही चला रहे थे। तो इन लोगों ने यहाँ पे 3 मांग रखी थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, जिसमें से पहला था तुर्की के सुल्तान यानी कि जो खलीफा है उसको पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। यानी कि खलीफा को वापस लाना है, उसको जैसे वो मुस्लिम धर्म का सबसे ऊपर पद का माना जाता है वो चीज़ उसको मिल जाए, इस्लाम की वो रक्षा करे। इसके लिए जरूरी है कि उसे वापस लाया जाए, उसे अधिकार दिए जाएं। उसके बाद दूसरा था अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन यानी कि खलीफा के अधीन किया जाए। जो भी अरब के देश हैं वो खलीफा के अंडर ही रहेगा, इस पर ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं होगा, ये भी इसका मांग था। और तीसरा मांग था खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षण बनाया जाए। जो खलीफा है वो मुसलमान के जो भी मस्जिद वगैरह है, मक्का मदीना, ये सब जो पवित्र स्थल है, वहाँ का जो हेड होगा, जो प्रमुख होगा, वो खलीफा ही बनेगा, ये भी इनकी मांग थी। तो ये 3 मांग ये लोग रखे थे। और इसी मांग के साथ यहाँ पे 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस भी मनाए थे, यानी कि 17 अक्टूबर
1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि सितंबर 1920 में हुआ था, गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को भी लगभग एक कर चुके थे और इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं गांधी जी। और सितंबर 1920 में जो कलकत्ता में कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, उसमें इन्होंने असहयोग आंदोलन की बात की कि असहयोग आंदोलन अब भारत में चलाना चाहिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ। इसमें 2 मुद्दे थे, जिसमें से पहला था खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण और दूसरा था पंजाब में जो निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, इन पर जो पदाधिकारी थे उनको दंडित करने के लिए सरकार की जो विफलता थी, इन्हीं 2 मुद्दों पर यहाँ पे ये अधिवेशन में मीटिंग हो रहा था। कहानी ये है कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस की मीटिंग थी, अधिवेशन था, उसमें गांधी जी गए और यहाँ पे एक तरफ खिलाफत आंदोलन चल रहा है, दूसरे तरफ हमारे देश में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके कारण से यहाँ पे जो भी उसके दोषी थे, जो भी अफसर, जैसे कि एकरा में जो गोली चलाया था तो उसके बारे में, डायर के बारे में और भी बाकी के जो अधिकारी थे उनको अभी तक किसी तरह की सज़ा नहीं दी गई थी। तो ये मीटिंग मुख्य रूप से इसी के लिए रखा गया था कि जो खिलाफत आंदोलन चल रहा है उसमें ब्रिटिश सरकार का ध्यान खींचा जाए, उसका दृष्टिकोण बदला जाए, वो इस पर ध्यान दे और काम करे। और दूसरा था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है उसमें जो भी दोषी पदाधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, उनको अभी तक सज़ा क्यों नहीं मिली, इसमें सरकार विफल क्यों है, तो इस पे भी बात की जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए यहाँ पे कलकत्ता में सितंबर 1920 में मीटिंग हुआ था, अधिवेशन हुआ था और उसी में गांधी जी बात किए थे कि हमें असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए। दिसंबर 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। उसके बाद सितंबर के बाद जब दिसंबर में कांग्रेस का मीटिंग हुआ नागपुर में, तो वहाँ पे जो कलकत्ता में जो भी बातें हुई थी उसकी पुष्टि की गई कि हाँ असहयोग आंदोलन आना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए और स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था। इस अधिवेशन में कई रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए गए जिससे कांग्रेस के लक्ष्य प्राप्ति को बल मिला था। अब हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन है क्या। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था और ये भारत का प्रथम जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। जो असहयोग आंदोलन आया इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला है खिलाफत का मुद्दा, जो खिलाफत आंदोलन चला था उसके मुद्दे। दूसरा था पंजाब में जो सरकार की कार्रवाई की गई थी और उसमें अभी तक जो न्याय नहीं मिला था वो। और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति, यानी कि अब हम लोग अपना स्वराज रखेंगे, अपना शासन होगा। तो इन्हीं 3 चीज़ों की पूर्ति के लिए, इन्हीं 3 चीज़ों को पूरा करने के लिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया था। पहला था अंग्रेजी सरकार को कमज़ोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों और अवैतनिक पदों का त्याग करना। तो जो असहयोग आंदोलन चलेगा वो 2 तरह से चलेगा। पहला है कि सरकार का यहाँ पे जो सपोर्ट है, जो नौकरी वगैरह ये सब कर रहे हैं, जो स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वकील, ये सब अपने पद से त्याग करें, उसका बहिष्कार करें, सरकारी स्कूल छोड़ दें। उसके बाद जो कॉलेज है उसको छोड़ दें, विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और साथ ही साथ मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार करना भी इसमें शामिल था कि पहले सरकार को यहाँ से कमज़ोर करना है, इन सब चीज़ों में उनका सपोर्ट नहीं करना है। और दूसरा यहाँ पे था रचनात्मक कार्य, जिसमें न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, कि न्यायालय का फैसला नहीं माना जाएगा, जो पंच फैसला करेगा उसको माना जाएगा। उसके बाद था राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना, ताकि सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सकें। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट और टीचर सरकारी कॉलेज स्कूल छोड़ दे उनके लिए यहाँ पे स्कूल कॉलेज के भी स्थापना करना था, ताकि वहाँ पे वो अपना पढ़ना पढ़ाना जारी रख सके, टीचर पढ़ा सके और स्टूडेंट पढ़ सके। उसके बाद विदेशी वस्तुओं को जब त्याग करेंगे तो स्वदेशी को अपनाना था और चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना था, यानी कि चरखा से बने खादी के कपड़े को ही हम लोग पहनेंगे, अंग्रेजी कपड़ा नहीं पहनेंगे, ये भी इसमें था। उसके बाद था तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना, यहाँ पे 1 करोड़ रुपया भी इकट्ठा करना था
और 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना था। ये सभी दूसरे भाग में शामिल थे। पहला में क्या था कि जो भी सरकारी चीज़ है उन सभी का बहिष्कार करना है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कपड़ा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, हर चीज़ का बहिष्कार करना है। और दूसरा में था कि जब बहिष्कार करेंगे तो उसके लिए अपने यहाँ व्यवस्था करना है। यही मुख्य रूप से दो काम किए जा रहे थे। इसी दो तरह से असहयोग आंदोलन चल रहा था। अब है कि आंदोलन का शुरुआत कैसे हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 जनवरी 1921 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार जारी रहा। तो 1 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी यहाँ पे आंदोलन शुरू करते हैं। आंदोलन में पूरे भारत के लोग इसमें सपोर्ट करते हैं। विदेशी कपड़ों का यहाँ पे बहिष्कार किया जाता है। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट जो है वो स्कूल कॉलेज छोड़ने लगते हैं, टीचर पढ़ाना छोड़ने लगता है, जो वकील हैं वो कोर्ट में लड़ना छोड़ने लगते हैं, जो सरकारी नौकरी में वो अपने पद से रिजाइन कर देते हैं। तो ये सब काम यहाँ पे होने लगा था। आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रीय विद्यालयों, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसी शैक्षिक संस्थानों की भी स्थापना की गई। जो स्टूडेंट भाग कर आ रहे थे, कॉलेज छोड़ के आ रहे थे सरकारी, उनके लिए यहाँ पे कई सारे स्कूल की भी व्यवस्था, कॉलेज की भी व्यवस्था उसी टाइम पे की गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टर यानी कि जो वकील थे, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ के यहाँ पे आंदोलन के नेतृत्व प्रदान करने लगे थे। यानी कि आंदोलन में ये लोग लग गए थे और यहाँ से ये लोग आंदोलन को सपोर्ट करने लगे थे। इसके बाद यहाँ पे जब प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत ये लोग 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया था। जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, जब वो भारत आए तो उनको भारत आने के साथ यहाँ पे मुंबई में जो लोग थे वे सभी लोग यहाँ पे 17 नवंबर 1921 को उनका स्वागत हड़ताल करके किया। उस दिन पूरे मुंबई में हड़ताल रखा गया। इस तरह से असहयोग आंदोलन चल रहा था। सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ सरकार इसको गैर कानूनी घोषित किया, 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इससे गांधी जी थोड़ा गुस्सा आ गए और वो बोले कि अगर उन लोगों को नहीं छोड़ा गया तो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी बीच एक घटना घट जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में एक जगह है जिसका नाम है चौड़ी चौरा। यहाँ पे कुछ राजनीतिक जुलूस हो रहा था जिस पे पुलिस द्वारा फायरिंग कर दिया गया और इस फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर ही हमला कर दिया था। तो जैसे कि जलियांवाला बाग में हुआ था कि वहाँ पे लोग मीटिंग कर रहे थे और आकर के गोली चला दिया था, लोग मारे गए थे। अभी ये ताज़ा ही था कि 1922 में जब ये लोग जुलूस कर रहे थे तो थाना द्वारा फायरिंग किया गया। तो इन लोगों को लगा कि ऐसा ना हो कि फिर से यहाँ पे जलियांवाला बाग जैसा कांड हो जाए। तो इन लोगों ने, जो भीड़ था वो भीड़ ने जेल पे ही, थाने पर ही हमला कर दिया और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों का जान ले लिया गया, उसमें आग लगा दिया गया और उनको जिंदा जला दिया गया था। गांधी जी समझ गए कि जनता अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। असहयोग आंदोलन ही सफल नहीं हो पा रहा है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो उससे भी बड़ा था। तो गांधी जी को ये समझ में आ गया था, इसलिए उन्होंने 12 फरवरी 1922 को अपना निर्णय लिए और आंदोलन को स्थगित कर दिया। यानी कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन खत्म हो गया। शुरू हुआ था 1 जनवरी को और यहाँ पे 12 फरवरी 1922 को इसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष के सज़ा भी दे दी जाती है। तो जैसे ही ये आंदोलन ख़त्म होता है गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 साल की सज़ा दे दी जाती है। गिरफ्तार असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित होने के कारण और गांधी जी के गिरफ्तारी के फलस्वरूप खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। जैसे ही असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ, ख़त्म हुआ और गांधी जी गिरफ्तार हुए, वैसे ही खिलाफत आंदोलन भी उसी के साथ ख़त्म हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता फिर से भंग हो गई और संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। यानी कि धर्म के नाम पर दंगे फसाद लड़ाई झगड़े होने लगे थे।
न ही स्वराज की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ। यानी कि जिसके लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था वो उसमें से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। न तो यहाँ पे स्वराज हम लोग प्राप्त कर पाए, न तो खिलाफत आंदोलन सफल हो पाया, और न ही पंजाब के जो अन्याय हुआ था उन पर कोई कार्रवाई हो पाया। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल की। तो यहाँ पे असफल तो हुए, लेकिन इसमें कुछ हम लोग को फ़ायदा भी हुआ, कुछ यहाँ पे सरकार पे कुछ हम लोग असर भी डाले। वो क्या क्या था? कांग्रेस एवं गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। यानी कि कांग्रेस और गांधी जी ने मिल करके पूरे भारत के जनता के विश्वास को जीता था, यह इसकी एक सफलता थी। उसके बाद समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा था। असहयोग आंदोलन अब तक का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें पूरा देश का जनता एक साथ आंदोलित हो उठा था और सरकार के खिलाफ लड़ रहा था। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली थी और चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला था। तो ये सब इसके फायदे हैं। जैसे कि इसमें देखा जाए तो पूरा भारत के जनता का विश्वास जीते गांधी जी और कांग्रेस। दूसरा, पूरा देश एक साथ आंदोलित हो उठा। तीसरा, पूरे देश को हिंदी भाषा के साथ एक में बांधा गया। और चौथा हो गया कि यहाँ पे चरखा और करघा को भी बढ़ावा मिला। ये सब इसकी सफलता थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा हुई। जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, ये विफल हुआ, इसके बाद भारत में आंदोलन मानो जैसे कि ख़त्म ही हो गया था। अब सब लोग एक तरह से टूट चुके थे, किसी में भी अब फिर से आंदोलन करने की क्षमता नहीं बची थी। परंतु इसी बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुई जिसने मृत्य प्राय राष्ट्रवाद का एक नया जीवन प्रदान किया। लेकिन फिर भी इसके बीच सरकार द्वारा कुछ नीति बन रहा था और लोगों के बीच ऐसी कुछ एक्टिविटी हो रही थी जिसके कारण लोग फिर से आगे चल के आंदोलन के लिए यहाँ पे जागृत होंगे, आंदोलन फिर से शुरू करेंगे और आगे चल करके यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। अब ये कैसे शुरू होता है, इसके पीछे क्या कारण है, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला था साइमन कमीशन। 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया था कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी। 10 साल में इसमें सुधार किया जाएगा। परंतु समय से पहले ही नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन भी कहा जाता है। तो ऐसे तो नियम के अनुसार इसका करना था 1929 में, लेकिन सरकार इसका गठन कर देती है, जो ब्रिटिश सरकार है वो 1927 में ही, जिसे हम लोग साइमन कमीशन या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से जानते हैं। यह जो आयोग है ये 7 लोगों का था। इस आयोग में, साइमन कमीशन आयोग में 7 लोग शामिल थे और इसमें से 7 के 7 अंग्रेज थे। भारत के एक भी व्यक्ति नहीं था। सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था, इसलिए इस आयोग को साइमन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष बनता है। 7 लोग इसमें और हैं। तो यहाँ पे पूरे 7 के 7 अंग्रेज हैं, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो इसमें जितने भी लोग हैं, अध्यक्ष जो बनाया गया था, सभी के सभी यहाँ पे अंग्रेज थे। सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष बनाए गए हैं और 7 गो लोग इसमें शामिल हैं जो कि अंग्रेज हैं। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। जो भी संवैधानिक सुधार करना है उस पर पहले विचार करके तब सुधार करना था। परंतु समस्या ये थी कि भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित और तीव्र प्रतिक्रिया हुई। यहाँ पे साइमन कमीशन का जमकर विरोध किया गया। विरोध करने के पीछे वजह क्या था? वजह यह था कि इन 7 लोगों में एक भी भारतीय नहीं था। भारत के लिए कानून बनाना था, यहाँ के संविधान में बदलाव करना था और इसमें भारत के ही एक भी लोग शामिल नहीं थे। इस वजह से भारत के लोगों ने इसका जम करके विरोध किया था। भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था, ये बात भारतीयों को पसंद नहीं था। कहानी को एक बार फिर से देख लेते हैं। 1919 के कानून का नियम बनाया गया था कि 10 साल बाद इसमें सुधार किया जाएगा और 10 साल से पहले 1927 में इसमें सुधार किया जाने लगता है। और यहाँ पे साइमन कमीशन नाम के आयोग बनता है जिसका हेड सर जॉन साइमन है और 7 और लोग हैं। और ये जितने भी लोग हैं ये सभी के सभी अंग्रेज हैं। नियम बनाना है, भारत के संवैधानिक सुधार करना है, उस पर विचार विमर्श करना है, लेकिन इसमें भारत के ही एक भी व्यक्ति शामिल
नहीं थे। तो इस वजह से भारत के लोग इसका जम करके विरोध करते हैं कि जब कानून भारत के लिए बन रहा है, सुधार भारत में हो रहा है, तो इसमें भारत के भी लोग होने चाहिए, तो इसका विरोध करते हैं। साइमन कमीशन जब 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचता है तो वहां पर उसका स्वागत काले झंडों के साथ, हड़ताल के साथ और प्रदर्शन के साथ किया जाता है। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक के भी नारे लगाए और साइमन को वापस जाने के लिए यहाँ पे आंदोलन किए, हड़ताल किए, काला झंडा दिखाए। इस प्रकार साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने तात्कालिक रूप में एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष जन्म दिया था। तो ये जो साइमन कमीशन के लिए जो आंदोलन हुआ था, यहाँ से लोगों में असहयोग आंदोलन होने के बाद साइमन का जो आंदोलन हो रहा था उसको वापस भेजने के लिए, तो यहाँ से लोगों में फिर से आंदोलन करने की जो इच्छा थी वो जाग चुकी थी। ये लोग फिर से यहाँ पे जाग रहे थे और आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष करने के लिए फिर से ये लोग तैयार हो गए थे। अब एक बार फिर से देश में संघर्ष के लिए लोग कमर कस चुके थे, लोग तैयार थे आंदोलन करने के लिए और आगे चल के गांधी जी इसका भी फायदा उठाएंगे। तो एक कारण तो ये था। दूसरा था यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालिक भारत सचिव जो ब्रिकन हेड है, उसने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों में मान्य हो। तो जब यहाँ पे साइमन कमीशन का किया गया था बहिष्कार, तो संविधान के लिए ही किया गया था कि भारत के लोग बनाएगा। तो वहाँ पे जो उस टाइम पर जो सचिव था जिसका नाम है ब्रिकन हेड, इसने भारतीयों को एक चैलेंज दे दिया था कि अगर आप में क्षमता है तो आप एक ऐसा संविधान बनाइए जो सभी दल पे और भारत के सभी गुटों पे मान्य हो, मतलब सबको इसको माने। भारत सचिव की चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। इस समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की मांग की, जिससे कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग असहमत भी था। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सका, लेकिन इसने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय को जन्म दिया था। तो यहाँ पे जैसे ही उनको चैलेंज दिया जाता है, कांग्रेस मीटिंग करता है, नेहरू जी अध्यक्ष बनते हैं। मीटिंग में यहाँ पे डोमिनियन स्टेट की मांग की जाती है, जिसमें कांग्रेस के कुछ लोग यहाँ पे इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए नेहरू का जो रिपोर्ट है वो स्वीकृत नहीं होता है, उसको मान्य नहीं माना जाता है। लेकिन इससे कुछ फायदा हो जाता है। सांप्रदायिकता की भावना जो अंदर ही थी अब उभरकर लोगों के सामने आ गई थी। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने इसे फैलने में सहयोग दिया था। अतः गांधी जी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम भी शुरू कर देते हैं। इन सब समस्याओं से बचने के लिए गांधी जी यहाँ पे जब देखे कि पूरा देश आंदोलित हो चुका है तो उसको फ़ायदा उठाए और गांधी जी आगे चल के सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। उसके बाद है इसी टाइम पे पड़ा था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। हम लोग जानते हैं कि 1929-30 में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी। तो इस मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो रहा था, जो भी वस्तु हैं उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। भारत का निर्यात कम हो गया था, लेकिन अंग्रेज ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया था। अनेक कारखाने भी बंद हो गए थे, अनेक पूंजीपति की हालत भी खराब हो गई थी, उनके फैक्ट्री बैठ गए थे, कारखाना बंद हो चुके थे। किसान वर्ग तो पहले से ही गरीब थे, अब और गरीबी का मार झेल रहे थे और भी महंगाई का मार इनको झेलना पड़ रहा था। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ था, हर कोई सरकार के खिलाफ हो चुका था क्योंकि यहाँ पे महंगाई बढ़ चुकी थी। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु यहाँ से भी एक अच्छा मौका मिल जाता है। गांधी जी इस मौके का भी फायदा उठाएंगे और सब मौके को मिला करके 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वो शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चौथा है समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। इस समय मार्क्सवाद और समाजवादी विचारधारा भी तेजी से भारत में फैल रहा था। कांग्रेस संगठन के अंदर भी दबाव महसूस किया जा रहा था। इस दबाव की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक वामपंथ के उदय के रूप में हुई, यानी कि यहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा के रूप में लोग उभर के सामने आए। इस नई प्रवृत्ति के नेता में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, जो कि कम्युनिस्ट के समर्थक थे, वामपंथ के समर्थक थे। अतः वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु एक आंदोलन के एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी, एक आंदोलन की आवश्यकता थी ताकि इस दबाव को कम किया जाए। तो ऐसे में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ये एक महत्वपूर्ण कारण बन गया था।
उसके बाद पाँचवा है क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार। इस समय भारत की स्थिति विस्फोटक हो चुकी थी। मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया था। बंगाल में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की गतिविधियां एक बार फिर से उभर गई थी। बंगाल के लोग भी क्रांति करने लगे थे। अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी जो हथियार रखने वाला कारखाना था, वहां क्रांतिकारियों ने पूरा प्लानिंग के साथ छापा मारा और उसको लूट लिया था। इसमें जो हेड थे उनका नाम है सूर्य सेन। सूर्य सेन को हम लोग मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सूर्य सेन को और किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें हम लोग मास्टर दा के नाम से जानते हैं। तो सूर्य सेन ने यहाँ पे क्रांतिकारियों के साथ मिल करके और चटगांव नाम के जगह पे जो सरकारी हथियार का कारखाना था, जो हथियार रखा हुआ था, उसको लूट लिए थे। तो यहाँ से ये लोग भी आंदोलन के लिए तैयार हो चुके थे। उसके बाद छठा है पूर्ण स्वराज की मांग। दिसंबर 1930 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हो रहा था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया और फहरा करके स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव को पढ़ दिया था कि अब हम लोग स्वतंत्र होंगे। ये घटना कब हुआ? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे आधे रात को झंडा फहरा दिया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब तक हम लोग आज़ाद नहीं थे, अंग्रेज छोड़कर नहीं गया था, लेकिन हम लोग अपने आप को आज़ाद कर लिए थे और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को हम लोग मनाए थे। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हो गई थी। लोग अपने आप को आज़ाद करने के लिए तैयार हो चुके थे। आज़ादी भी लोग यहाँ पे मनाना शुरू कर दिए थे। स्वतंत्रता घोषणा के कुछ महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार थे। हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों के भांति अपना जन सिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहें। तो यहाँ पे जो घोषणा पत्र पढ़े थे जवाहरलाल नेहरू, उसी का दिया हुआ है कि उसमें बोले थे कि हम भारत के जो जनता हैं वो हम लोगों को भी ये अधिकार है कि हम लोग को स्वतंत्रता मिले और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम लोग भी स्वतंत्र होकर रहेंगे। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सताती है तो प्रजा को उस सरकार को बदल देने या मिटा देने का भी अधिकार है। तो ये वहाँ पे जवाहरलाल जो नेहरू हैं वो इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जो घोषणा पत्र है उसको। भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों का अपहरण ही नहीं किया है, बल्कि उसका आधार भी गरीबों के रक्त शोषण पर है और उसने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत का नाश कर दिया है। ये जितने भी हैं ये सब जो घोषणा पत्र में पढ़ा गया है जवाहरलाल नेहरू का, उसी का ये भाषण है। आगे बोल रहे हैं कि अतः हमारा विश्वास है कि भारत को अंग्रेजों से संबंध विच्छेद कर लेनी चाहिए, यानी कि जो भारत के लोग हैं वो अंग्रेज से अपना संबंध तोड़ लें। जिस शासन ने हमारे देश का इस प्रकार सर्वनाश किया है उसके अधीन रहना हमारी राय में मनुष्य और भगवान दोनों के प्रति अपराध है। किंतु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, हमें अहिंसा पे चल के ही स्वतंत्रता प्राप्त करना होगा। इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथासंभव स्वेच्छापूर्ण किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा एवं करबंदी तक के साज सजाएंगे। तो ये जितना भी अभी हम पढ़ें ये सभी मोतीलाल नेहरू के द्वारा उस दिन जो भाषण पढ़ा गया था उस भाषण का एक अंश है। इसमें एक अंतिम कारण जो था, सातवां, वो था गांधी का समझौतावादी रुख। आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने जो वायसराय था इरविन, उसके समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांग रखा और सरकार द्वारा इसे पूरा किए जाने की स्थिति में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात की। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले उस टाइम जो वायसराय था जिसका नाम था इरविन, उसके साथ एक समझौता करना चाहते थे। समझौता में वो 11 को मांग रखे थे कि इन 11 मांग को अगर सरकार मान ले तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू नहीं करेंगे, हम उसकी शुरुआत नहीं करेंगे। परंतु इरविन ने इस मांग को मानना तो अलग, गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया। मानता तो बाद में कि मानेंगे या न मानेंगे, वो गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर देता है। इसी बीच सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चल रहा था, अतः बाध्य होकर के गांधी जी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ करने का निश्चय किया। तो जब इरविन समझौता के लिए तैयार नहीं हुआ, मिलने के लिए भी तैयार नहीं हुआ, तब गांधी जी मजबूर हो गए और मजबूर होकर के ये इन्होंने निश्चय किया कि दांडी से हम लोग यहाँ पे
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गांधी जी कैसे दांडी से यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे, इसकी का प्रभाव पड़ा भारत पे, कितना ये प्रभावकारी रहा, भारत पे कितना लोग इसके सपोर्ट किए, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।